नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं हूं मयंक तंवर। गौतम नगर लोकसभा सीट के लिए कई सवाल लोगों के मन में हैं। उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार पंकज पारे सर हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में वोट मांगने के लिए देश के दिग्गज और बड़े चेहरे आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की तो कोई भी बड़ा चेहरा और दिग्गज जिले में नहीं आए। तो इसका असली कारण क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बेहद चुस्त और बेहद संजीदगी के साथ लड़ती है। ये पिछले लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनावों में देखने के लिए मिलता रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा का पूरा जोर इस चीज़ के ऊपर है कि इस बार उनका विनिंग मार्जिन अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। वो विपक्ष की गैर मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में बुला रहे हैं। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को ये मालूम है कि गौतम बुद्ध नगर में कितना भी ताकत आप झोंक लें, लेकिन वो सब जाया जाएगा क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की डोमिनेंसी वाली सीट है। यहाँ भाजपा बहुत मजबूत है। केवल मुझे नहीं कहना चाहिए पत्रकार होने के नाते, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है, वो यही है कि केवल डॉक्टर महेश शर्मा के लिए टारगेट है अपना विनिंग मार्जिन बढ़ाना, और विपक्षी पार्टियों के लिए टारगेट है कि दूसरे नंबर पर कौन आए। यही वजह है कि विपक्ष के बड़े नेता यहाँ आकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। तो सर, इससे क्या लगता है कि क्या विपक्ष ने पहले से चुनाव से पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं? अगर विपक्ष की जो मुख्य पार्टी कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी हैं, अगर उनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो आप साफ तौर पर पहचान सकते हैं कि वो चुनाव शुरू होने से पहले ही हथियार डालकर बैठे हुए हैं। तमाम ऐसे स्टेटमेंट अखिलेश यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आ रहे हैं जिसमें वो सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। तो ये जो सब कुछ होता है, ये स्टेटमेंट्स जो आते हैं, ये आने वाला जो वक्त है, भविष्य है, उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष घुटने टिकाकर बैठा हुआ है, फाइट में ही नहीं है। सर, तीसरा सवाल हमारा ये है कि वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज भाजपा से नाराज है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर जिले में ठाकुर समाज के ही व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। तो इससे क्या लगता है कि जिले के जो ठाकुर समाज है वो भाजपा के पास जाएगा या बसपा के पास जाएगा? ये पहली बात वही है कि अभी परिणाम आएंगे, मतदान होगा तो रुझान का पता चलेगा। लेकिन अगर आप कोर वोटर की बात करेंगे तो राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसे अपना कोर वोटर मानती है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पीडीए में कहीं भी अगड़ा यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य समाज शामिल नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी की आप बात करेंगे तो अभी मायावती ने अपना टोन ही सेट नहीं किया है। अभी तक तो उनके सामने यही संघर्ष है इस बार कि वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ लें। गौतम बुद्ध नगर में उन्होंने ठाकुर समाज के कैंडिडेट को उतारा है। हो सकता है उन्होंने ये प्लान किया हो कि भाई ठाकुरों की नाराज़गी नज़र आ रही है तो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो उनकी सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। मायावती एक बार फिर अपने 2007 के फार्मूले पर लौटी हैं कि अगड़ों के उम्मीदवार और दलितों का उनका वोट बैंक एक साथ हो जाए तो उन्हें हो सकता है कि कहीं कामयाबी मिल जाए। लेकिन एक और बड़ी बात है वो ये कि जब बात ये आती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर क्या राजेंद्र सोलंकी को वोट देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सत्येंद्र सिसोदिया जैसे जो है बड़े कद और बड़े पद वाले ठाकुर नेता हैं। तो क्या लोग ये देखेंगे कि हम योगी और राजनाथ और सत्येंद्र सिसोदिया के इन्फ्लुएंस में आके वोट दें या राजेंद्र सोलंकी के इन्फ्लुएंस में आके वोट दें? तो उन परिस्थितियों में ये जो विरोध है ये अंतोतगत्वा आते आते काफूर हो जाएगा। जी सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे ज़िले का गुर्जर किसके साथ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गुर्जर नेता को ही उम्मीदवार बनाया है और ये पहले से कहावत है कि गौतम बुद्ध नगर गुर्जरों का गढ़ है। तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? आज भारतीय जनता पार्टी के पास गुर्जर नेताओं की कमी है?
भारतीय जनता पार्टी में सुरेंद्र नागर हैं, भारतीय जनता पार्टी में दादरी के विधायक तेजपाल नागर हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर हैं, भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी नरेंद्र भाटी हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंत्री पूर्व विधायक वेदराम भाटी हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में पूर्व दादरी के विधायक सतवीर गुर्जर हैं। मतलब एक लिस्ट है बहुत लंबी, जिसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान तमाम पार्टियों के जो गुर्जर नेता हैं वो छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं तो ये बात कहता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगेगा, कि केवल दूसरी पार्टियों में वही बचा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, नहीं तो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लेना चाहा वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो ऐसे में अगर कोई कहने लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर वोट नहीं मिलेंगे, तो वो मतलब समझ से परे है। सर, हमारा 5वां सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिले में नंबर 1 पे रहेगी तो दूसरे पे कौन सी रहेगी, समाजवादी पार्टी या फिर बसपा? देखो, बसपा के पास दलित वोटर है जी, और समाजवादी पार्टी के पास अल्पसंख्यक वोटर है, लेकिन दोनों के पास इसके साथ एडिशनल वोटर का बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर राजेंद्र सोलंकी मायावती के दलित वोटर के साथ अपने समाज के लोगों को जोड़ने में कहीं कुछ कामयाब हुए तो वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो नागर हैं, गुर्जर हैं, अगर वो अल्पसंख्यकों के साथ अपनी बिरादरी के कुछ वोटर लेकर आ पाए तो वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुल मिला के जो कहानी है वो यही है कि सपा और बसपा के दोनों उम्मीदवारों के बीच फाइट दूसरे नंबर पर आने के लिए ही होगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों में से कौन सा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। दोनों के बीच में फाइट है अभी, दोनों के बीच में फाइट केवल दूसरे नंबर की है। जी सर। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज पारा सर। अन्य सवालों के जवाब के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।